नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं अपने भाई का यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राहुल भाई की क्लास। तो आज मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपके सारी क्वेश्चंस का आंसर मैं दे पाऊँ। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हम आज मेन जो टॉपिक्स हैं यानी आफ्टर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके बाद एडमिशन प्रोसीजर्स क्या-क्या होंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि मेरिट लिस्ट कब आएगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका ये आता होगा कि रैंक कितनी लानी चाहिए जिससे कि आपका बीए, बीएससी, बीकॉम और भी जितनी भी स्ट्रीम्स हैं उनमें आपका एडमिशन ईज़िली हो जाए। थर्ड क्वेश्चन आपके मन में ये आता होगा कि चलो भाई एडमिशन तो हो रहा है, लेकिन काउंसलिंग डेट कब होगी? अच्छा, ये काउंसलिंग क्या चीज़ है? किस चिड़िया का नाम है काउंसलिंग? उसके बाद काउंसलिंग में क्या करना होगा? काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या ले जाना होगा? इन सब की जानकारी कहाँ से मिलती रहेगी कि काउंसलिंग की डेट कब है, मेरिट लिस्ट की डेट कहाँ से मिलेगी? ये सारे चीज़ें के क्वेश्चंस आपको दिमाग में आते रहते होंगे। सेम यही चीज़ मैं अपने आप से कनेक्ट करके देखूँ तो 2 इयर्स बैक सेम क्वेश्चंस मेरे भी दिमाग में राइज़ करते थे। तब तब दिक्कत ये होती है ना कि जब कोई बड़ा होता है आपसे, एल्डर, आपके ब्रदर, सिस्टर, उन्हें ये सारा जो भी प्रॉब्लम्स है वो फेस करी होती है तो वो आपको अच्छे से गाइडेंस दे देते हैं। लेकिन आपका कोई जानकार नहीं, कोई रिलेशनशिप में नहीं, कोई सिबलिंग्स नहीं जो आपको गाइडेंस दे, तो फिर बहुत ज़्यादा ही दिक्कत पड़ती है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो हूँ, मैं आपके सारी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए तैयार हूँ। तो पहली बात आती है कि नेशनल पीजी कॉलेज जिसका एंट्रेंस आपने दिया है तो उसकी मेरिट लिस्ट कब आएगी? तो मेरिट लिस्ट के लिए मैं एक और बात कह दूं कि मैं बीए का ही रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें बताना चाहूँगा, उसको ही लेकर सारी सीट्स और फीस एंड क्योंकि मैं बीए ही कर रहा हूँ, तो बाकी आप साइट पे जाके फीस, सीट्स हर चीज़ को देख सकते हैं। तो पहली बात ये आती है कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स बीए में कितनी हैं? तो नेशनल पीजी कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो बीए में है वो है 440। दैट मीन्स 320 सीटें हैं रेगुलर की और सेल्फ फाइनेंस की 120 सीट्स। रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस क्या चीज़ है? तो रेगुलर सिंपल सा इन दोनों में ये डिफरेंस है कि रेगुलर में आपकी फ़ीस थोड़ी-सी कम होती है, सेल्फ फाइनेंस में आपको थोड़ा-सा ज़्यादा पे करना आता है ऑन द सेम कोर्स, सेम स्ट्रीम। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई फ्रेंड है मोहन, उसको रेगुलर हो गया, उसका रेगुलर में हो गया एंड आपको सेल्फ फाइनेंस मिला। इन दैट केस मोहन की जो फ़ीस होगी वो आपसे कम होगी, उसे कम पे करना पड़ेगा फॉर द सेम कोर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बीए में ज्योग्राफ़ी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस ले रखा है, आपकी फ़ीस 6000 के अप्रॉक्स है, तो वो फ़ीस थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाएगी, बस यही मेन डिफ़रेंस है। उसके बाद बात करते हैं कि राहुल भाई आपने ये तो बता दिया कि 440 सीट्स हैं टोटल बीए में, तो अगर हमारी रैंक 441, 2, 3 या कुछ भी आगे आती है 600, 550 कुछ भी XYZ आती है तब क्या होगा? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो नंबर है ना, ये एक नंबर ही है 440, ये डिसाइड नहीं करता कि आपकी रैंक अगर आगे है तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता। सेम केस मेरे साथ भी हुआ था। 2 इयर्स बैक जब मेरी रैंक थी 596 और टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स बीए में थी 440, तो मुझे तो ये पहले से ही पता था एक तरीके से
कि पहले से ही एक तरीके से मैंने भविष्यवाणी कर दी थी कि मेरा तो एडमिशन नहीं होने वाला भाई। और नेशनल पीजी कॉलेज जैसे कॉलेज में, क्योंकि वहाँ तो हर बच्चा मतलब ये कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से एडमिशन हो जाए इतने रेपुटेड और डिसिप्लिन वाले कॉलेज में। तो कहीं कहीं मैं डिसअपॉइंटेड हो गया था। बट फिर क्या हुआ कि पापा ने मेरे कहा कि नहीं बेटा चलो, तुम्हें देख लेना चाहिए, शायद हो जाए। हमने कहा ठीक है आपा, देख लेते हैं। मेरी रैंक 596 थी, यानी ऑलमोस्ट 440 से 596 काफ़ी डिफरेंस है। तो मुझे तो लग रहा था कि किसी भी हालत में नहीं होने वाला। फिर क्या हुआ, मन मारते मैं 21 सितंबर को काउंसलिंग डेट थी। तो अब हाँ, काउंसलिंग डेट की ये बात आती है, तो काउंसलिंग डेट को कैसे देखा जाए। तो काउंसलिंग डेट के लिए आपको जो नेशनल पीजी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है npgc.in, इस पे आपको रेगुलर विज़िट करना है। विज़िट करके जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको देखना है। इसको आपको कोई बताएगा नहीं। हाँ, कई सारे यूट्यूब चैनल वगैरह हैं जिसमें बताया जाता है, लेकिन आपको अपने आप से ही सेल्फ डिपेंडेंट होना है। एडमिशन आपको चाहिए ना, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इसमें केयरलेसनेस नहीं दिखाना है। और डेली बेसिस पे आपको रिस्पेक्टिव कोई भी नेशनल पीजी कॉलेज की ही बात नहीं करें, आपने किसी का भी फॉर्म भरा, किसी का भी एंट्रेंस दिया, तो उस केस में आपको उसकी साइट पे विजिट करना है। तो वहीं से आपको सारी नोटिस का जो सेक्शन होगा उससे आपको पता चल जाएगा। तो इससे काउंसलिंग डेट हो जाती है। फिर हम काउंसलिंग डेट में, मेरी जो डेट थी वो 21 सितंबर थी पिछली बार। क्योंकि पिछली बार ड्यू टू कोविड सब कुछ बहुत ज़्यादा ही डिले होता चला जा रहा था, तो लग भी नहीं रहा था कि एडमिशन हो पाएगा कि नहीं। देन उसके बाद क्या होता है कि जो डेट डिसाइड होगी, आपकी रैंक आई फॉर एग्जांपल 550। अब आप कहोगे सीधे सीधे 100 प्लस रैंक है, अब तो मेरा होना ही नहीं कुछ। नहीं, आप जाइए, क्योंकि पिछली बार मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। इतना डिफरेंस होने के बावजूद मैं गया। पापा ने कहा था कि चले जाओ बेटा, हो जाएगा, देख लो, ट्राई करके देख लो। और ऐसा ही हुआ। कोविड की वजह से कई बच्चे आ नहीं पाए, क्योंकि सबके साथ अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। उनके चलते कई बच्चे का मतलब स्टूडेंट्स जो भरते हैं फॉर्म, तो वो एक ही में नहीं भरते हैं। शायद आपने भी लखनऊ यूनिवर्सिटी, नेशनल पीजी कॉलेज और भी कई कॉलेज में भरा होगा। ऐसे ही कई बच्चे भी होते हैं जो अलग अलग कॉलेज में भरते हैं, उनका अगर हो गया तो वो उसमें चले जाते हैं। सिंपल सी बात है। तो वो सीट्स वैकेंट हो जाती है। जब वैकेंट हो जाती है तो ऊपर की जो रैंकें होती हैं उनको ले लिया जाता है। तो वो कैसे लेंगे, तो आप जब पहुँचेंगे तभी तो लेंगे। फ़ोन करके थोड़ी ना बुलाएंगे कि देखो हमारी सीट खाली है तुम आ जाओ। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा 596 रैंक थी। मैं बाहर गेट के खड़ा था। फिर उसके बाद मतलब वो खुद ही जो गार्ड वगैरह होते हैं वो बताते हैं। सेम डे पे कई सारी मतलब काउंसलिंग चलती हैं। फिर उसके बाद अंदर बुलाया गया, कोविड का सारा प्रोटोकॉल फॉलो कराया गया, मास्क वगैरह सब देखा गया, सब कुछ चेक करा गया। फिर हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये होना आपके लिए पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद जब आपने अप्लाई किया था, और आधार कार्ड वगैरह, वैक्सीन वगैरह अगर डिमांड करते हैं, वो सब गाइडलाइंस आपको दे देंगी, सारे इंस्ट्रक्शंस, जब काउंसलिंग की डेट होगी। फिर इसके बाद तो इसलिए मेरा कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि आपको काउंसलिंग वाले दिन जाना ही जाना है। अगर आपकी रैंक भले ही कुछ भी आए, मेरा तो ये यहाँ तक ये भी लिखा था कि सेल्फ फाइनेंस मुझे मिला है, बट फिर अल्टीमेटली मुझे रेगुलर मिल गया। तो वो सारी स्टोरी मैं आगे बताता हूँ। तो फ़िलहाल के लिए आपको 600 तक भी कुछ भी नहीं सोचना, आपको जाना है, जाके ट्राई ही तो करना है ना। तो अब सेकंड टॉपिक जिस पे हम बात करते हैं उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी थी। ये बात ये है कि ये जो सेल्फ फाइनेंस और रेगुलर है, ये इस बेसिस पे मिलता है कि आपकी रैंक कैसी है। जितनी अच्छी आपकी रैंक होगी, जितनी हाई रैंक होगी, उस हिसाब से आपको रेगुलर मिलेगा। और जितनी कम रैंक होगी पीछे की, तो वो सीट्स सेल्फ फाइनेंस मतलब अलॉट की जाएंगी। इस तरीके से आपकी डिसाइड होती है। और उसके बाद जनरली जब आपकी मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी, साइट पे आप जाके देखोगे तो उसी पे आपके नाम के आगे रैंक भी दिखेगी। उसके साथ साथ आपको मतलब ब्रैकेट में दिखा देगा कि रेगुलर है वो, सेल्फ फाइनेंस हो, वेटिंग में हो, ये सब चीज़ें भी आपको वहाँ पे शो करता है। तो उसी हिसाब से आपको देखना है। अगर रेगुलर है तो बहुत ही बढ़िया बात है। उसके बाद सेल्फ फाइनेंस है तो भी ठीक ही है। सेल्फ फाइनेंस वेटिंग दिखा रहा है, इसका मतलब है कि अभी सीट्स मतलब जो है आपकी रैंक बहुत पीछे है एक तरीके से। तो इसमें आप क्या करोगे, अगर वो आपको डेट देंगी काउंसलिंग की, तो आप वहाँ पे एक बार जाके चेक ज़रूर कर लोगे।
जिससे क्या रहेगा कि अगर मतलब काफ़ी बच्चे अगर स्टूडेंट्स जो नहीं पहुंच पाते हैं काउंसलिंग के टाइम, तो उनकी जो सीट्स तो वैकेंट हैं, तो वो सीट्स आपको अलॉट कर दी जाएंगी। तो फर्दर अब सेकंड टॉपिक पे हम मूव ऑन करते हैं। अब बात आती है डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी जब वहाँ पर आपको काउंसलिंग डेट जो मिलेगी उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे जाओगे, तो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या साथ में ले जाना है। तो आपको मार्कशीट अपनी क्लास 10th और इंटर की, आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हों, चाहे सीएससी बोर्ड से हों, चाहे यूपी बोर्ड से, तो आपके इन दोनों क्लास की मार्कशीट आपके साथ होनी चाहिए। ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी दो दो ले लीजिएगा। सेकंड, आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप यूपी बोर्ड हैं तो कई स्कूल कॉलेज में कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एक में ही बना देते हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग लिखा है, लेकिन अगर एक में भी है तो भी चलेगा। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है रिसेंट फ़ोटोज़। तो आपके पास फ़ोटोज़ भी लगभग 5-6 फ़ोटोज़ होती है, इतनी नहीं लगती हैं, लेकिन आपके पास हाँ इतनी फ़ोटोज़ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है कि हमें इसके साथ एप्लीकेशन फ़ॉर्म तो आपके पास होना ही चाहिए। कास्ट, डोमिसाइल और इनकम सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ओरिजिनल एज़ वेल एज़ फ़ोटोकॉपी दोनों ही चीज़ आपके पास होनी चाहिए। इसी से मतलब थोड़ा-सा रिज़र्वेशन वगैरह सीट्स मतलब एक तरीके से मिल पाता है, क्योंकि ये मेरा भी चेकआउट किया गया था, चेक किया गया था, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड है तो ज़्यादा अच्छा ही है। उसके बाद अब हम दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि हम कह रहे थे कि काउंसलिंग डेट की बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो काउंसलिंग डेट जो होगी, जब मेरिट लिस्ट आपकी निकलेगी तो उसी में आपका जो एक अभी मैंने एक चीज़ और नहीं बताई शायद, जो एक फॉर्म होता है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, उसी तरीके से शायद दोबारा से उसमें आपका सब कुछ शो करता है कि कितनी क्या रैंक है, ये सब ऐसा फॉर्म। इसको भी अगर निकलेगा कुछ तो इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट इसका ले जाइएगा कॉलेज में। तो ये हो गया। तो काउंसलिंग डेट वगैरह ये सब चीज़ें आपको साइट पे ही मिल जाएंगी ईज़िली, तो वहाँ पे आपको विज़िट करना है रेगुलर बेसिस पे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप अपडेट रह पाएंगे, तभी आपको सारी जानकारियाँ मिल पाएंगी। चलिए भाई, अब काउंसलिंग डेट भी आ गई, आपने कॉलेज में एंट्री भी मार ली, ऑडिटोरियम के चेयर पे भी आप बैठे हैं और नर्वस है, लेकिन नर्वस नहीं होना है मेरे भाई। फिर उसके बाद जो काउंसलर्स होंगे, टीचर्स होंगे, सर मैडम जो भी होंगे वहाँ पे, वो आपका किसी भी टीचर या मतलब किसी भी काउंसलर के पास 5-6 काउंसलर वहाँ पे होते हैं लगभग, तो किसी भी काउंसलर के पास आपकी लिस्ट हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है और ध्यान से मतलब सुनना है कि कौन से टीचर ने मेरा नाम बुलाया है या नहीं बुलाया है। तो बेसिकली वो रैंक बोलेंगे और आपका नाम बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मोहन 520 रैंक, तो उस टाइम पे आपको जाना है चेयर से उठ के, और जो काउंसलर थोड़ी सी डिस्टेंस पे बैठे होंगे सामने, तो उनके पास जाके उनकी सामने वाली चेयर में आपको बैठना है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो आपका फॉर्म वगैरह देखेंगे कि हाँ सही आदमी को बुलाया है कि नहीं। उसके बाद आपसे आपको एक फॉर्म टाइप का देंगे, उसमें अपना नाम वगैरह और क्या कहते हैं कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं। तो सब्जेक्ट्स के लिए तो खैर वो आपको बुलाते हैं, तो आपको बुलाया। फिर उसके बाद एक पेपर होता है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स लिखे होते हैं, तो वो आपको देते हैं और कहते हैं कि इसमें आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो उस हिसाब से 3 सब्जेक्ट्स आपको कोई भी उसमें से चूज़ करने होते हैं। वो सब्जेक्ट्स आप चूज़ कर लेंगे, वही सब्जेक्ट्स आपको बाद में मतलब पूरे 3 इयर्स आपके साथ रहेंगे। अब खैर लास्ट ईयर में तो एक सब्जेक्ट चला जाता है, लेकिन एक और बात है, आप एक चांस और होता है, अभी तक तो होता ही आया है, तो एक अपॉर्चुनिटी आपके पास और होती है कि आप बाद में सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि स्टार्टिंग में ही आप ऐसा डिसीज़न ले लें कि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, क्योंकि हो तो जाता है लेकिन थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है, तो प्रॉब्लम से बचे रहिए। तो एक और चीज़ है, फिर आपको बुलाया, सब्जेक्ट चूज़ करा दिए, फिर फॉर्म वगैरह भरा। आपकी इनकम, जो काउंसलर सर होंगे या मैडम होंगी, वो आपके इनकम और ये सब सारी चीज़ें चेक करेंगी। उसके बाद आप आधार कार्ड का तो शायद कम काम होता है, लेकिन आप ले जाइएगा। बाकी आपकी मार्कशीट का और इनकम, डोमिसाइल, ये सब चीज़ों का ज़्यादा काम होता है। सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आपको मतलब ये सारी चीज़ें आपसे मतलब जो आप ले गए हैं
टीसी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब आपसे सबमिट कर लेते हैं, आपसे फॉर्म भरवा देते हैं, क्योंकि आप एडमिशन लेने वहाँ पे गए हैं। काउंसलिंग का मतलब ही है कि आपसे सब्जेक्ट्स वगैरह पूछना, आपके मतलब ये सब जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको वेरीफाई करना, उसके बाद एडमिशन प्रोसेस की तरफ आपको आगे लाना। फिर उसके बाद आप ऊपर थोड़ा सा चढ़ेंगे, मतलब उसी ऑडिटोरियम में आगे और बढ़ेंगे, फिर मैडम या सर जो भी बैठे होंगे फिर वो आपको ड्रेस कोड वगैरह बताएंगे कि ड्रेस। हाँ, एक और चीज़ है कि नेशनल पीजी कॉलेज में ड्रेस जो उनकी बताई हुई है, ब्राउन पैंट हो गई, और ये बॉयज़ के लिए है। फिर उसके बाद शर्ट जो होती है वो शर्ट का कलर होता है क्रीम कलर की शर्ट होती है, तो ये आपका ड्रेस कोड होगा। जो ड्रेस इज़ मैंडेटरी। कॉलेज में आप विदाउट ड्रेस मतलब फॉर्मल ड्रेस में, मतलब इनफॉर्मल कपड़े में, सिविल ड्रेस में नहीं आ सकते, आपको ड्रेस पहन के ही आना है। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अगर हाँ आप ऐसा सहन कर सकते हैं कि हाँ आप ड्रेस पहनने में कंफर्टेबल है, तो फिर नेशनल पीजी कॉलेज इज़ द बेस्ट चॉइस। गर्ल्स की ड्रेस की बात करें तो गर्ल्स की ड्रेस का भी कलर क्रीम कलर होता है, सलवार और कुर्ता का। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि एडमिशन में आगे क्या होता है। तो ड्रेस वगैरह आपको सब बता दी जाएगी और सब डिसिप्लिन वगैरह बता के आपको डराया जाएगा, लेकिन आपको डरना नहीं है क्योंकि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, शैतानी करना आपको नहीं है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर मैम सारी डिटेल्स वगैरह एक मतलब का पेपर टाइप का होगा, पेपर होगा मतलब फॉर्म, उसमें आपको सारी डिटेल्स आपकी भर देंगी। अगर आपको एडमिशन कराना है सेम डे, मतलब एडमिशन तो अब हो गया एक तरीके से, लेकिन जब तक आप अपनी फ़ीस नहीं सबमिट करते हैं रिस्पेक्टेड कोर्स की, जो भी आपने बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी चूज़ किया है, तब तक आपकी सीट लॉक नहीं मानी जाएगी, वो सीट किसी और को भी दे दी जा सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सेम डे, 2 दिन का वैसे टाइम दिया जाता है, आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है 2 डेज़ का, 2 या 3 डेज़ शायद, तो उस हिसाब से आपको देखना है। तो फ़ीस जो भी आपके सब्जेक्ट्स वगैरह डिटेल्स है वो सारी फिल होंगी, फिर उसको आपको लेके जाना है एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में। एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक थोड़ा सा आप किसी से भी पूछेंगे, गार्ड वगैरह या फिर जो भी है टीचर्स वगैरह, वो बता देंगे कहाँ पर है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक पे आप जाएंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, फिर वहाँ पहुँच के मतलब जो काउंटर नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके हैं, तो वहीं पे आप पता करके बीए की या बीकॉम जिसकी भी फ़ीस है आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। फ़ीस सबमिट होने के बाद हाँ, फ़ीस जो होगी वो आपकी कैश में नहीं होगी, केवल आप डेबिट कार्ड का ही, मतलब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आई थिंक इन्हीं दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी यूपीआई वगैरह कुछ भी मतलब मेरे ख्याल से फैसिलिटी नहीं दी जाती, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ही था। तो अब फ़ीस सबमिट हो गई, फिर आपकी जो भी स्लिप मिलेगी फ़ीस, उसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी, सारी फ़ीस का जो भी होगा। फिर उसके बाद आईडी कार्ड आई थिंक सेम डे नहीं मिलता आपको, या फिर मिल भी सकता है, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन आईडी कार्ड के लिए शायद हाँ डेट मिलती है कि आईडी कार्ड मतलब बन रहे हैं, आप आ जाइए। तो वही आपको फ़ीस स्लिप ले जानी होगी, फ़ीस कार्ड, और फिर उसी से आपकी आईडी कार्ड बन जाती है। फिर उसके बाद अब आपको क्या करना है कि फ़ीस भी सबमिट हो गई, सब कुछ हो गया, फिर आपको घर आके बढ़िया मस्त खुशियाँ मनानी, एंजॉय करना है ना एक तरीके से, क्योंकि आपका नेशनल पीजी कॉलेज में आप एनपीजीसीएन बन गए हैं, कॉलेज के स्टूडेंट बन गए हैं। अगेन एक बार और आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि मतलब जो फ़ीस का ये सिस्टम होता है सीट लॉक करने का, आपने जैसे सेम डे फ़ीस सबमिट कर दी तो आपकी सीट लॉक हो गई, अब आपका एडमिशन पक्का है। बट मैं ये मतलब एक सजेशन भी दे रहा हूँ कि अगर आप लोकल से हैं तो आप सोच सकते हैं 1-2 दिन के, नहीं मुझे कहीं और दूसरे कॉलेज में देखना है या कुछ भी XYZ, कुछ भी आप सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप दूर से हैं और आपने मन बना ही लिया है कि हाँ नेशनल पीजी कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, तब उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सेम डे आप फ़ीस का पेमेंट कर दीजिए, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 2-3 दिन में बाद में मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स वगैरह आ सकती हैं, कुछ भी मतलब कौन ही आएगा, मतलब एक दिक्कत की बात है। तो सेम डे आप करेंगे तो आपको ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। तो फ़ीस उसी दिन सेम डे आप सबमिट कर दीजिएगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद जो भी रिसिप्ट, फ़ीस कार्ड है, ये सब चीज़ें आप अपने घर में ला सकते हो। उसको बहुत सँभाल के रखना है, क्योंकि वही आपका एक तरीके से प्रूफ़ है कि आपकी फ़ीस सबमिट है, उसी से आपका सारा काम होना। जैसे लाइब्रेरी कार्ड आपका बनता है, आईडी कार्ड बनता है, और स्कॉलरशिप भी अगर आप फ़र्दर अगर कुछ प्रोसेस करते हैं तो उसमें भी वो लगता है, हर जगह काम आता है। इसी के साथ
हमारी ये वीडियो की एंडिंग आ जाती है। आपके सारे क्वेश्चंस के होप मैंने आंसर दे दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा और इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी आप मैसेज कर सकते हैं।